सो दोस्तों, किरण जीएस 14,000 के क्लास 2 में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत के इतिहास की, जिसका कल मैंने आपको एक पार्ट 1 कराया। इसमें हम लोग आज उसी से आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे। टारगेट स्टेनो 2023, उसके अलावा एसएससी के अन्य सभी एग्जाम्स और अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू होगी आज की बात हमारी। क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस चीज पर। तो आरंभिक, अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कल भी आया था, आज फिर ये क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। बच्चों जो शुरुआत में वर्ण व्यवस्था आरंभ आधारित थी वो व्यवसाय के ऊपर आधारित थी। यस, जो जिस तरह का वर्क कर रहा है तो उसी तरह के काम में देखते हुए वर्ण व्यवस्था पर रख दिया गया। ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CND 2011 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो व्यवसाय के आधार पर ये जो वैदिक काल था हमारा, ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक कालिक समाज प्रारंभ में वर्ण विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझाते थे और सबकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो थी वो समान थी। ऋग्वेद में नए शब्द वर्ण, रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। जो वर्ण के दो अर्थ समझ लीजिएगा ऋग्वेद में ही, कहीं कहीं रंग और कहीं कहीं व्यवसाय। तो यानी कि रंग में देख करके भेद किया गया। हालांकि इतना भेद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं होता है। ये भेद रंग के आधार पर जो भेद होता है बाहर विदेशों में होता है, काला गोरा, यहाँ नहीं होता है। इसी के लिए नेल्सन मंडेला जी ने संघर्ष किया था और फिर वो साउथ अफ्रीका के बारे में उन्होंने क्या क्या आपको पता ही है बच्चों। प्रारंभ में हम 3 वर्ण का उल्लेख पाते हैं। अगर शुरुआत की बात करें तो गैस, इसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य, ये वर्ण भी कार्य के आधार पर थे। ब्रह्म यानी कि यज्ञ करने वाले, क्षत्र यानी कि हानि से रक्षा करने वाले, और वैश्य यानी कि शेष जन, जो बाकी बचे सब। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर आपका हो जाएगा 3rd पूरी तरह से करेक्ट। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। तो ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी। संयुक्त परिवार प्रणाली, कृषि, वर्ण व्यवस्था यानी कि जाति की, और विवाह प्रथा। तो बच्चों अभी मैंने बताया आपके जो वर्ण व्यवस्था थी उस टाइम पर 2 शर्त बस, रंग या व्यवसाय, रंग या व्यवसाय। तो जाति व्यवस्था नहीं थी उस समय पे। देखो ना बैक में जाए जाति, अगर ये ना देता तो फिर ये तो काम खराब हो गया था। तो जाति व्यवस्था यानी कि ये जानकारी नहीं थी उस समय पर। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ जाती है। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप यानी कि जाति व्यवस्था अस्तित्व में आ गई। ये मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब कि कहाँ से कहाँ रूप बदला बच्चों। ये जाति व्यवस्था उस टाइम पर थी ही नहीं। ये जाति व्यवस्था और वर्णों के आधार पर वर्गीकरण अब हुआ है, मतलब समझ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है एसएससी CGL Tier 1 में 2012 में। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था। राई, गेहूं, जौ या जई। तो सबसे पहले प्रयोग होने वाला जो अन्न था वो था जौ। यव मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर का वर्णन भी हुआ है। ऋग्वैदिक कालिक लोग जो थे कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है। इसमें एक ही अनाज यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर आपको हो जाएगा 3rd करेक्ट। यज्ञ सूत्र इनमें से किस वेद में है, यानी कि किस वेद में यज्ञ सूत्र का वर्णन किया गया है बच्चों। तो वो है आपका यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd। यानी कि बच्चों यजुर का मतलब ही होता है सूत्र। यजुर्वेद मतलब सूत्रों का संग्रह, सूत्रों का वेद। में यज्ञ के समय
प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र दिए गए हैं और पालन किए जाने वाले कुछ नियम भी। इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेय जैसे दो राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद और सामवेद के विपरीत ये वेद पद और गद दोनों में है। यह दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फासिल कहाँ पाया गया है? तो बच्चों छत्तीसगढ़। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ करेक्ट। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, यानी कि तरह से समझ लीजिएगा भाषा कौन सी थी। तो हालांकि बच्चों अभी तक भी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि लिपि कौन सी थी उस समय पर, अज्ञात है ये। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर अज्ञात ही बताऊंगा। तो सिंधु लिपि जो थी अब अज्ञात थी। सिंधु लिपि की भांति ही उसकी भाषा भी अज्ञात ही है। ऐसी स्थिति में लिपि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्विभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी लेख प्राप्त नहीं हुआ है, अभिलेख वगैरह कोई भी। तो इसलिए इसे वो अज्ञात ही अब तक माना गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी कि मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? समिति, सभा, गण या विदत? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पहला करेक्ट। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है, विचार विमर्श के तौर पर। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करें तो बच्चों जैसी समिति हमें जनजातीय सभा जिसे समिति कहा गया है के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के लिए भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। आगे देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है कि इसका अर्थ क्या होता है बच्चों उपनिषद का? ध्यान से समझिएगा बच्चों। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों, उप मतलब नजदीक। जब भी कभी वर्ड आ जाए कहीं उप मतलब नजदीक, हमेशा ध्यान रखना। जैसे कि आपने सुना होगा बच्चों उपवास, उप मतलब नजदीक, वास मतलब निवास, ईश्वर के नजदीक निवास, ईश्वर के नजदीक निवास। अब मेरे इतने बताने मात्र से आप समझ गए होंगे कि पास बैठना या समीप बैठना, मैं भी चाहूँगा बच्चों उप मतलब नजदीक, तो समीप बैठना अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, मतलब उपनिषद मतलब बच्चों गुरु के समीप बैठना। यस, तो इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए उन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों को? वेदांत भी कहा जाता है। तो यानी कि समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना और ज्ञान प्राप्त करना। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो बच्चों यह है आपकी सप्त सिंधु में वह क्षेत्र जहां लगभग 500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया, जिसे बोलते हैं बच्चों सिंधु मतलब नदी, 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया, सप्त सिंधु कहते हैं इसको। इस क्षेत्र को बाह्यवर्त भी, ब्रह्मवर्त भी कहा जाता है। बाद में आर्य उत्तर वैदिक काल के दौरान सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र की ओर निवास के लिए अग्रसर हुए। इस क्षेत्र को आर्यव्रत के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो बच्चों वो थी कृषि। अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी।
जो खेती थी, कृषि थी, वो सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हुए हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोज्य फसलें थी। कृषि अधिक शेष होने के कारण यहाँ व्यापार तथा व्यवसाय भी उन्नत दशा में था। कृषि पर आधारित होने के कारण कई क्षेत्र शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित होने लगे। यस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? बच्चों ये तो आपको शायद पता ही होगा कि महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था। बच्चों महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। महाभारत का ये मूल नाम है। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था। आरंभ में से इसमें केवल 8800 श्लोक थे बच्चों। कितने श्लोक थे? 8800। और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 1,00,000 की गई। जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है और ये अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। मिट्टी के पात्र समझ लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है, जिसे बनावट के आधार पर ABCDEF के द्वारा 6 प्रकारों में बांटा गया है। इसे बाद में उत्तर पश्चिम भारत की सोती से भी चिन्हित किया गया था। और इस स्थल में बच्चों मिलने वाली चीज़ें थी मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थरी गेंदे, ये बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा मिट्टी के पात्र। जिस मनीषी ने यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वह कौन थे? कौन से पंडित थे वो जिन्होंने आर्यीकरण किया? तो बच्चों वो थे आपके अगस्त्य मुनि जी। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। वे दक्षिण भारत के आर्यों से संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगथियम के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए जो सबसे प्राचीनतम हो। तो बच्चों वो है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। सामान्य 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के मध्य विकसित ये विश्व की सबसे प्राचीन 3 सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु, उनमें से कोई एक है। सोचो 3 सभ्यताएं हमारे यहाँ की, मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी। तो उनमें सबसे प्रमुख है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? पाकिस्तान तो बच्चों अभी बना है। यस, तो बच्चों कौन सा स्थल है वो जो पाकिस्तान में? वो है आपका हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातत्व स्थल है जो वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में है। रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित पर आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया था। हड़प्पा कांस्ययुगीन किलेबंद शहर का अवशेष है जो सिंध और पंजाब के मध्य में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और सेमेट्री एच संस्कृति का महत्वपूर्ण भाग था। तो बच्चों ये संस्कृति जो अभी सभ्यता जो है हमारी, ये जो भाग है हमारा, ये समय पाकिस्तान के हिस्से में। ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आगे क्वेश्चंस के साथ में। और ये बुक्स आपकी चल रही है किरण GS 14,000 प्लस। SSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आपको पता ही बच्चों प्रीवियस ईयर कितना एग्जाम में आता है। अगर आप हर एक क्वेश्चन को देखें तो हर एक क्वेश्चन 2-3 बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो ख़त्म कीजिए इनको मेरे साथ में बहुत अच्छे से और करें तैयारी अपनी SSC एग्जाम्स की।
टारगेट एसएससी स्टेनो 2023। तो फिलहाल शुरू करते हैं बच्चों अपनी अगली वीडियो को। चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।